नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। 70 बीपीएससी पीटी को लेकर यूपीएससी पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं। हिस्ट्री का, पॉलिटी का पहले ही यूपीएससी पीवाईक्यू कंप्लीट है। यूपीएससी पीवाईक्यू एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ पहले के मिल जाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री भी हमने कंप्लीट कर लिया था। मिडिवल हिस्ट्री के थोड़े बहुत सवाल हैं वो बाकी हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के आज से मैं एमसीक्यू यूपीएससी पीवाईक्यू को शुरू कर रहा हूँ। पीटी एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल इससे भी पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा बिहार स्पेशल भी पूछे जाते हैं। उसके एमसीक्यू भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन बिहार स्पेशल को छोड़कर जो इतिहास है अपना मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें यूपीएससी पीवाईक्यू की भूमिका बढ़ गई है। स्टेटमेंट आधारित सवाल जो है उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसमें, और इसका पीडीएफ आपको 1-2 दिन बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री में जब भी पढ़ें स्पेक्ट्रम बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बुक वही होती है। 12th की एनसीईआरटी विपिन चंद्रा की शानदार बुक है। 1857 के बाद का जो इतिहास है उससे मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले का मॉडर्न हिस्ट्री इरेलेवेंट है, ऐसा नहीं है। उससे पहले के मॉडर्न हिस्ट्री को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि घटना चक्र के एमसीक्यू से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, आधुनिक भारत। और कृपया करके सभी सवालों को रोक करके अटेम्प्ट कीजिए, गलती कीजिएगा। यहाँ पर जितनी गलती एग्जाम में उतना ही राहत। पहला सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसमें देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ है तो बंगाल विभाजन के पश्चात जो है, बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप में स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता में और पूरे देश में हुआ था, जिसका अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के द्वारा नेतृत्व किया गया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। महाराष्ट्र में उसको तिलक ने नेतृत्व प्रदान किया। दिल्ली में जो सैयद हैदर रजा थे उन्होंने नेतृत्व किया। दक्षिण में इसको तमिलनाडु के इलाकों में सी राजगोपालाचारी जी ने नेतृत्व दिया। और बंगाल में आपको पता ही है अरविंद घोष और जैसे कई सारे क्रांतिकारी शामिल थे। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या हुआ उसके बारे में सवाल है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। ये सवाल पूछा जा सकता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान सा सवाल था। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए हुए हैं, दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी 1906 में। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ईस्वी को मैच करने के लिए आपको दे सकता है। स्वदेश की और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? कब सबसे पहले स्वदेशी और बहिष्कार की नीति को अपनाया गया? बंगाल विभाजन के विरुद्ध, होम रूल आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, साइमन कमीशन की भारत यात्रा के दौरान। बहुत ही आसान सवाल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ उसी में सबसे पहली बार इसका अपनाया गया था। 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। उसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। विभाजन का तर्क था कि तात्कालिक बंगाल जैसे बिहार, उड़ीसा भी शामिल थे, काफ़ी विस्तृत है। इसका प्रशासन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा बेहतर तरीके से नहीं चलाया जा सकता, इसलिए इसको बांट दिया गया। लेकिन दरअसल में वो विभाजन हिंदू मुस्लिम के नाम पर विभाजन था। हिंदू मुस्लिम के नाम पर विभाजन का जन्म स्वदेशी आंदोलन से शुरू होता है, इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। और बाद में इस फैसले को वापस भी ले लिया गया। अगला सवाल है, निम्न से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ये यूपीएससी का सवाल है, 2015 ईस्वी का सवाल है। नरम दल और गरम दल, इनका जो विभाजन हम कांग्रेस की फूट पढ़ते हैं 1907 की सूरत विभाजन जो हम लोग पढ़ते हैं, वो उसका कारण मैंने कई बार आपसे लिखवाया है GS1 के दौरान। तो उसमें एक कारण स्वदेशी आंदोलन को भी माना जाता है, क्योंकि जो नरम दल के लोग थे वो मानते थे कि इसको बंगाल के बाहर हमें प्रचारित नहीं करना है, जबकि गरम दल के जो लोग थे वो मानते थे कि हमें इसको पूरे देश में प्रसारित करना चाहिए। बंगाल का इशू पूरे देश का इशू होना चाहिए। और बाद में इस चीज़ पर मुहर भी लगी गांधी जी की, जब उन्होंने क्या बोला कि चोरा चोरी कांड केवल एक छोटे से हिस्से का कांड नहीं बल्कि पूरे देश पर इसका असर पड़ना चाहिए, और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। यानी कि गांधी जी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से आगे जाकर सहमत हुए, इस तर्क से कि कोई भी आंदोलन पूरे देश का आंदोलन होना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का परिणाम स्वरूप विभाजन माना जाता है। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो गई, गरम दल और नरम दल। विवाद का मुद्दा 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में गरमपंथियों द्वारा पारित कराए गए 4 प्रस्ताव थे। पहला था स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व सुशासन से संबंधित था। स्वराज शब्द से संबंधित था। स्वराज शब्द का सबसे पहली बार उपयोग किसने किया था? तो वो किया था दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिनको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भीष्म पितामह भी कहा जाता है।
1916 में लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों धड़ों का एकीकरण हो गया। अगला सवाल देखिए बंधुओं क्या है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। सम्राट जॉर्ज पंचम, इसमें से क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान सवाल है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिवेशन को निराकृत किए जाने तक और उसके पश्चात बंगाल विभाजन जो है उसको रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को हुई थी। 64वीं बीपीएससी वालों ने यही सवाल पूछ लिया था, डेट पूछ लिया था, है ना। भारत को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ, अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ है, जुलाई में उसको लागू किया गया है, ठीक है। किंतु बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन ने विभाजन के विरुद्ध विशाल जनमत इकट्ठा कर लिया, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा विवश होकर 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा। बंगाल में प्रबल राजनीतिक जागृति को दबाने के लिए कर्जन ने बंगाल विभाजन कर उसे हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की थी। 1905 विरोध प्रदर्शन हुआ था, 1911 में इसको वापस ले लिया गया था। अगला सवाल है, इसको जरा सभी लोग हल करेंगे, वीडियो पॉज करके गलती करेंगे कि देखेंगे क्या है इसका उत्तर। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858, यही सवाल कॉपी पेस्ट हो सकता है आपके एग्जाम में, फिर वहां पर आप तारे गिनेंगे। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार का परित्याग कर दिया उन्होंने कि किसी भारतीय राज्य को हम ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाएंगे। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, कौन कौन से उसकी उद्घोषणा में शामिल थे महारानी विक्टोरिया के? इसका उत्तर क्या होगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, पहला और दूसरा शामिल है, तीसरा गलत दिया हुआ है। 1857 ईस्वी क्रांति के तात्कालिक और दूरगामी परिणाम के रूप में कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए। 1857 का परिणाम लिखा के मैं थक गया हूँ। भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गई। ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को, छोटा सा मिस्टेक एग्जाम में 1 नंबर खा जाएगा आपका। गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा। इससे स्पष्ट किया गया कि भविष्य में कोई भी राज्य अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार वापस दिया गया, उनको दिया गया, भाई आप गोद ले सकते हैं अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। सरकार अब भारतीयों के धार्मिक सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारतीय सैनिकों की संरचना और अनुपात बदलाव किया गया। पहले क्या होता था, 5 भारतीय सैनिक पर 2 यूरोपीय सैनिक होते थे, अब इसको कर दिया गया 3 यूरोपीय पर क्या होगा, 2 यूरोपीय सैनिक होंगे। इस अनुपात में भी परिवर्तन किया गया था। अनुपात एक बार देख लीजिएगा, मास्टर गलत हो तो करेक्ट कर सकते हैं, मास्टर करेक्ट होने में कोई संदेह नहीं लगता है। गदर क्या है? दिल्ली में अगर म्यूजियम घूमने गए होंगे, लाल किला म्यूजियम, तो वहाँ पर भी आपको गदर आंदोलन के प्रमाण, चिट्ठियाँ, पत्र पत्रिकाएँ सब कुछ दिख जाएंगी। भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था, एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था, भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब 1925 में ना कौन है तो आपको पता होगा कि मानवेंद्र नाथ रॉय हैं कम्युनिस्ट आंदोलन से संबंधित, है ना। ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए हो जाएगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा। ये यूपीएससी का सवाल है। ये 19वीं शताब्दी के अंत तक बहुत से भारतीय क्रांतिकारी अमेरिका और कनाडा में जाकर बस गए। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया। लाला हरदयाल थे इसके संस्थापक। लाला हरदयाल से कौन सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं भारतीय आंदोलन में? तो सरदार भगत सिंह, ठीक है। इस पार्टी के अध्यक्ष मोहन सिंह भखना थे। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेज स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक दल था। गदर शब्द का अर्थ है विद्रोह। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांति लाना था, जिसके लिए अंग्रेजों के नियंत्रण से भारत को स्वतंत्र कराना आवश्यक था। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में पूछा गया है, जरा इसका उत्तर बताइए। इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया गया। इल्बर्ट बिल में भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिकाओं को प्रतिबंधित किया गया। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया गया, यानी कि भारत के न्यायाधीश यूरोपीय लोगों पर भी फैसला सुना सकते हैं। अगला है आयातित सूती कपड़ों पर लगाए गए शुल्क का हटाना। तो इल्बर्ट बिल विवाद है कि भारतीय न्यायाधीश यूरोप के लोगों के लिए भी फैसला सुना सकते हैं, और इसको लेकर भारी विरोध हुआ। रिपन इसका समर्थक था, लेकिन भारी विरोध स्वरूप इसको वापस ले लिया गया। तब जाके भारतीय लोगों को पता चला कि हमें कितना ज़्यादा
हीन समझते हैं ब्रिटिश लोग, हमें कितना ज़्यादा हीन समझते हैं ब्रिटिश लोग, इसका उत्तर सी हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है आपको, हो सकता है यही सवाल पूछ ले। अगला सवाल पर चलते हैं, बता दिया मैंने इसका मर्म क्या था। देखिए ये यूरोपियों के नस्लवादी चरित्र को दिखाता है, हमें पता चला है कितने रेसिस्ट हैं ये लोग। कौन? तो उस समय का ब्रिटिशर्स। एनी बेसेंट जी के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है, एनी बेसेंट जी के बारे में पूछा गया है। होम रूल आंदोलन का प्रभाव प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष भी रही हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा तो सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी, कर्नल ऑलकॉट जो हैं उन्होंने इसका स्थापना किया था। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत की मिट्टी से गहरा लगाव रखने वाली एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की उन्होंने। मद्रास में याद रखिएगा। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना, स्वशासन यानी कि डोमिनियन स्टेटस। हम अपने यहाँ पर शासन करेंगे लेकिन ब्रिटिश हमारे ही सर्वे सर्वा होंगे। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई। वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम बाहर की महिला हैं। भारतीय महिला प्रथम सरोजनी नायडू जी हैं, लेकिन प्रथम महिला है सरोजनी कौन? तो एनी बेसेंट जी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मूलतः मैडम ब्लावस्की और कर्नल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में किया था। अगले साल का सवाल हो सकता है यही पूछ ले कि कहाँ पर इसको स्थापित किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी को, तो न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था। मॉन्टेग्यू ने 1917 में उत्तरदायी शासन प्रदान करने वाला एक प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में पारित कराया। परिणाम स्वरूप एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग समाप्त करने की घोषणा कर दी। होम रूल आंदोलन तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। अगला सवाल है दादा भाई नौरोजी जी के बारे में, जरा देखिए क्या है। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। किस चीज़ को लेकर उनकी देन थी? 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, उत्तर निकालने की जरूर कोशिश कीजिएगा। इसका उत्तर क्या होगा? देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने इस बात को व्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। शोषण क्या है ये भारतीय लोगों को नहीं पता था, ये बताने का काम भी दादा भाई नौरोजी ने किया हमें, जब उन्होंने बताया कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। प्राचीन भारतीय ग्रंथ की व्याख्या की है दादा भाई नौरोजी जी ने। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। सामाजिक बुराई पर निराकरण के लिए भी उन्होंने बातचीत की। क्या? पहला का उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है। ये सब काम तो अच्छे हैं लेकिन इनको दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया। वो अभिजात्य वर्ग से बिलोंग करते थे। सामाजिक शोषण और इन चीज़ों को लेकर उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने आर्थिक शोषण की बात की। वो तो ब्रिटिश रूल के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने अन ब्रिटिश लिखा। उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश का जैसा रूल होता है वैसा भारत में नहीं है, अन ब्रिटिश तरीके का रूल है भारत में, यहाँ पर शोषण हो रहा है लोगों का। पहला आंसर हो जाएगा, ये उदारवादी कांग्रेस से संबंधित है। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया उन्होंने। 1867 में लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने पेपर इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया को पढ़ते हुए पहली बार उन्होंने ये बताया कि भारत का ही धन भारत से बाहर जाता है और फिर वो ऋण के रूप में भारत में वापस आ जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2021 यूपीएससी के सवाल है ये। 2021 यूपीएससी का 8 अगस्त को क्या हुआ था भाई? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आईएससी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अंगीकार किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव जो पारित किए जाने तो उसको स्वीकार किया था। इसका उत्तर ए हो जाएगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को आईएससी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बम्बई अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था और इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगले दिन पता ही आपको क्या हुआ था, तो सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हो गया था। अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं इसको। अगला सवाल है कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है? कौन है इनमें से? तो मोहनदास करमचंद गांधी। यरवड़ा जेल पूना में गांधी जी ने भारतीय धार्मिक गीति काव्य का अनुवाद अंग्रेजी में सॉन्ग्स फ्रॉम पिजन के नाम से किया था, अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। किसने इसका अनुवाद किया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किया था। अगला सवाल है आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा गया है। देखिए क्या है, ये क्यों जाना जाता है आंध्र प्रदेश का मदनपल्ली? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इसीलिए इस जगह को नाम जाना जाता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा।
गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में जनगण मन को बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद मदनपल्ली चित्तर आंध्र प्रदेश के बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज एनी बेसेंट द्वारा स्थापित में किया था। इसकी धुन भी उसी समय उन्होंने बनाई थी। उस समय कॉलेज के प्रधानाध्यापक शिक्षाविद जेम्स हेनरी कजिन की पत्नी मार्गरेट कजिन ने जनगण मन को संगीतबद्ध किया था। ये सारे फैक्ट ध्यान में रखिएगा। कभी बीपीएससी का अगर घूम गया दिमाग तो क्या पता वो यही सब पूछ ले, जो ट्रेंड है उसका उसमें कुछ भी पूछ सकता है वो। अगला सवाल है गांधी इरविन समझौता के बारे में। देखिए इसका उत्तर जो है वो सही से नहीं निकल पाया, मूल्यांकन से बाहर कर दिया था बाद में यूपीएससी ने इस सवाल को। क्यों बाहर किया था उन्होंने? क्योंकि यहाँ पर असहयोग आंदोलन हिंदी में लिखा हुआ है, जबकि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था तो देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। सिविल डिसओबीडियंस जो था, जिसमें 1930 के आसपास में जो भारत में गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था, जिसका क्या नाम था? उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो, जिसको इन्होंने असहयोग आंदोलन यहाँ पर लिख दिया था, जिसके कारण से बाद में इस सवाल को मूल्यांकन से हटा दिया गया था आयोग के द्वारा। देखिए गांधी इरविन पैक्ट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इस समझौते में निम्न बातें थीं, यही पूछा गया था यहाँ से। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई करना जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। हिंसा में शामिल कैदियों को रिहा नहीं करना था, इसीलिए भगत सिंह जो फांसी दिया गया उनको रिहा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इस अधिवेशन में ये जो समझौता था इसमें केवल अहिंसक कैदियों को छोड़ने की बात की गई थी। ठीक है। पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु जनता की जांच समिति बनाने की गांधी जी ने मांग की थी। इसका जिक्र समझौते में भी किया गया था, परंतु वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। और गांधी जी की आलोचना भी इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने बोला कि इसमें गांधी जी ने प्रयास नहीं किया उन तीनों कैदियों को छुड़ाने के लिए। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भगत सिंह और जो भी क्रांतिकारी बंद थे उन्होंने अपना जीवन का उद्देश्य बनाया हुआ था कि हम अपना बलि प्रदान देंगे, इस देश के लिए देंगे और मृत्यु को स्वीकार करेंगे। और उससे भारत में क्या होगा तो लोगों में जागृति आएगी आंदोलन को लेकर। अगर आप भगत सिंह जी का किताब पढ़ेंगे ना, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसमें इस चीज़ का जिक्र उन्होंने खुद ही किया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इस समझौते को ध्यान रखिएगा। भारत और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। महात्मा गांधी गिरिमिटिया इंटेंचर्ड लेबर के प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। चेम्सफोर्ड के समय की बात हो रही है ये। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। क्या औपनिवेशिक शासकों के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया था या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अवैध घोषित किया गया था? बारीकी से पढ़ना चाहिए, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। भारत और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत दांडी मार्च के दौरान 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, जबकि भारत को स्वायत्तता की शर्त पर गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में भारतीयों की भर्ती का प्रस्ताव का समर्थन किया था। गांधी जी को कई सारे लोग ब्रिटिश सार्जेंट भी बुलाने लग गए थे क्योंकि वो समर्थन कर रहे थे कि भाई ब्रिटिश सेना में शामिल हो जाओ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद था कि इस युद्ध के पश्चात अंग्रेज हमें थोड़ी सी स्वायत्तता दे देंगे। महात्मा गांधी ने गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में मददगार थे। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंगभेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू किया था। उनके प्रयासों व आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा 1914 में अधिकांश रंगभेद कानून को रद्द कर दिया गया था। अगला सवाल है जिसमें आपको कालक्रम में लगाना है। रॉयल इंडियन नेवी में गदर यानी कि विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। बहुत आसान है ये, बहुत ही आसान है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सबसे पहले आ जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कब हुआ है? 1931 में हुआ है। उसके पश्चात क्या आ जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कब हुआ है? 1942 में हुआ है। और इंडियन नेवी का विद्रोह कब हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह तो 1946 में हुआ था। ओके। 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था बंधुओं? तो भारत सरकार व देशी रियासत के बीच में संबंध सुधारने को लेकर बटलर कमेटी का गठन किया गया था। नरेंद्र मंडल
अब ये क्या बोल दिया है मैंने। नरेंद्र मंडल का नाम आप जानते हैं। नरेंद्र का तात्पर्य होता है राजा महाराजा वगैरह जो थे उस समय, उनकी बात कर रहे हैं। इनका मंडल बनाया गया। तो 1919 एक्ट में प्रावधान किया गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नरेंद्र मंडल बनाएगी और जो देसी रियासत हैं उनके राजकुमार राजाओं से बातचीत करने के लिए एक छोटा सा कमेटी गठित किया जाएगा। नरेंद्र मंडल का कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखिएगा। 1927 में बटलर कमेटी भी इसीलिए बनाई गई थी कि देसी रियासत और ब्रिटिश सरकार के बीच में रिश्ते अच्छे रहें। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका जरा उत्तर निकालिए वीडियो पॉज करके। रॉलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, सही है या गलत? रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा पहला, और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। रॉलेट सत्याग्रह बहुत पहले हो गया था और साइमन कमीशन तो 1927 में आया है। इसका उत्तर बी हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अगले सवाल पर चलते हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या है। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो तंजौर में सी राजगोपालाचारी जी थे। तंजौर में सी राजगोपालाचारी जी थे। तंजौर तमिलनाडु में है। तंजावुर तमिलनाडु राज्य में है, जहाँ सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदरायण तक की यात्रा की थी। ये भी पूछा जाता है। तिरुचिरापल्ली जिसको कहा जाता है, यहाँ से वेदरायण तक की यात्रा की थी उन्होंने, और नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर अभियान भी संगठित किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा प्रारंभ हुआ था। कितने दिनों की यात्रा थी? ये बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछेगा आपसे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर कानून तोड़ा। पश्चिमोत्तर प्रांत पेशावर में इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ उनका। बम्बई में इसका केंद्र बिंदु धरासना था, जहां पर सरोजनी नायडू महत्वपूर्ण नेत्री थी, उन्होंने नेतृत्व किया था। और धरासना में ब्रिटिशर्स ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा था भारतीय लोगों को। देश के अन्य हिस्सों में भी आंदोलन चलता रहा। बंगाल में मिदनापुर, ओडिशा में बालासोर, पुरी, कटक आदि तथा असम में सिलहट में इस आंदोलन का केंद्र रहा। बिहार में भी रहा है। अगला सवाल है बंधुओं, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? 1929 का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? एग्जाम में भी पूछेगा, फिर वहां पर आपको आएगा नहीं। क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? बहुत आसान सवाल पूछ लिया है ये तो, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकार किया गया। जवाहरलाल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हमेशा, आज भी, उस समय की कांग्रेस अलग थी, आज की अलग है। पहली बात तो इस संदेह को दूर कर लीजिएगा। चुनाव में भले ये लोग बोल देते हैं कि हमने भारत को आज़ाद कराया, ये वो सो, उस समय की कांग्रेस एक प्रतिशतात्मक मतलब क्या बोलते हैं उसको, पितृत्व संस्था थी। यानी कि भारत में जितनी पार्टियों का जन्म हुआ है सबका कांग्रेस से ही जन्म हुआ है। तो आज़ादी से पहले भी कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में होता था, और वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है जिसका उससे संबंध ना के बराबर में है, उसका अधिवेशन दिसंबर में ही होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। दिसंबर में ही गठन भी हुआ था, पता ही होगा आपको। कहाँ पर? तो बम्बई में हुआ था। 1929 में दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर रावी नदी के किनारे हुआ था। रावी नदी के किनारे हो रहा था अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू कर रहे थे। इस अधिवेशन में स्पष्ट किया गया कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई है, अतः पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति एकमात्र ध्येय है। लेकिन जो इतिहासकार हैं और जो सब लोग मानते हैं कि इससे पहले 1929 से पहले भगत सिंह के नेतृत्व में नौजवान भगत सिंह के पीछे चलने लग गए थे। क्यों? क्योंकि भगत सिंह ने नारा दिया था कि हमें संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हम स्वशासन नहीं लेंगे, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण आज़ादी चाहिए। तो कांग्रेस को ये फील हुआ, अगर आप भगत सिंह मूवी भी देखेंगे उसमें ही बताया गया है कि हम भी इस लक्ष्य को अपनाते हैं, और 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पंडित नेहरू जी ने इसका ऐलान किया था। इसका उत्तर पता ही है आपको। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन का क्यों हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसको आंदोलन हुआ। और फिर लाला लाजपत राय जी को मारा जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद भगत सिंह वगैरह बदला भी लेते हैं। 1927 में गठित 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अतः भारतीयों को यह गलत लगा कि हमारे भविष्य का फैसला हमारी कोई भूमिका ही नहीं है, इसलिए साइमन कमीशन का विरुद्ध जन आंदोलन हुआ। शेष विकल्प ए बी डी में भारतीय जन आंदोलन को साइमन कमीशन विरुद्ध होने का कोई कारण नहीं है। ए बी डी तो गलत ही है। साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। ध्यान से सुनिएगा। साइमन कमीशन को भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करना था। इसने निम्न सिफारिशें की।
अब अगली बार सवाल कहाँ से बनेगा? साइमन कमीशन की कौन कौन सी सिफारिशें हैं, देखिए जरा ध्यान से। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन स्थापित किए जाए। प्रांत में, जैसे देश है अभी भारत, प्रांत है उसका बिहार, तो बिहार प्रांत के लिए इन्होंने बोला, प्रांतों के लिए बोला कि द्वैध शासन की समाप्ति हो और उत्तरदायी शासन हो। संघीय संविधान का निर्माण हो। संघीय संविधान, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी साइमन कमीशन ने, ध्यान रखना गुरु इस चीज़ को। केंद्र में अभी कोई उत्तरदायित्व तो भारतीयों को प्रदान न किया जाए। सेंटर में भारतीयों को कोई चीज़ शासन में शामिल मत करो। बर्मा को भारत से विलग किया जाए। उड़ीसा एवं सिंध को आंध्र प्रदेश अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए। उड़ीसा को भी अलग किया जाए, सिंध को भी अलग किया जाए। सिंध पहले महाराष्ट्र प्रांत का भाग था, बम्बई प्रांत का भाग था, और बर्मा को भी भारत से अलग किया जाए। ये सब किसने बोला था? साइमन कमीशन ने, जिसके पश्चात आपको पता है कि उड़ीसा को बाद में अलग कर दिया गया और सिंध को भी अलग किया गया और बर्मा को भी अलग किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव, मार्च 1942। डेट इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि पूछेगा। क्रिप्स मिशन आया, इससे बात नहीं बनी। उसके बाद गांधी जी ने बोला करो या मरो, क्योंकि जापानी भारत पर चढ़ते हुए आ रहे थे। उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स भारत छोड़ो, हम भारत का ध्यान रख लेंगे, भारत छोड़ दो तुम, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। गांधी जी का इसमें स्वरूप ही अलग हो गया था और उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स भारत छोड़ो। उसके पश्चात उन्होंने ये कहा कि भारत के लोगों, आपके पास ये आखिरी मौका है, या तो कर जाओ या तो मर जाओ। इसका मतलब था कि जो इच्छा है वो करो, बस ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर खदेड़ना है। ठीक है, तो गांधी जी अलग स्वरूप में आ गए थे। मेंस में कभी इस पर मैं एनालिटिकल सवाल आपसे करवाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसका उत्तर बी हो जाएगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते बंधुओं। अगला सवाल देखिए क्या है। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा करना, यही रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। इसका उत्तर बी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट का ही विरोध हो रहा था कहाँ पर? तो जलियांवाला बाग में, और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों विरोध कर रहे थे वहाँ पर। फिर वहाँ पर जनरल डायर है, उसने गोली चला दी थी और कई सारे लोग मारे गए थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था और अमृतसर से निर्वासित कर दिया गया था। इन्हीं की गिरफ्तारी का लोग विरोध करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इन्हीं को गिरफ्तार किया गया था पंजाब में। इनको गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। बाद में लोगों के ऊपर गोली चला दी थी जनरल डायर ने गोली चलाई थी 13 अप्रैल 1919 को। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पहला हमने कौन सा किया? 1929 वाला लाहौर अधिवेशन, इससे पहले भी किया। अब उसी पर विस्तृत सवाल है आपसे। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। इस अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादियों के बीच में झगड़े को सुलझा लिया गया। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। कौन कौन से? इसका उत्तर हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा, केवल पहला सही है। दूसरा तीसरा का इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा तीसरा का कोई लेना देना नहीं है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 1916 में नरम और गरम के बीच में समझौता हुआ था। नरम दल और गरम दल का 1916 में समझौता हुआ था। नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त भी घोषित किया गया था। इस अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा, ये भी तय किया गया। रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया था। अगला सवाल है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्यों? तो ये आपको पता ही होगा कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था ज़बरदस्ती, इसीलिए उन्होंने क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था। देखिए डी में लिखा हुआ है, उपयुक्त ABC में से कोई भी सही नहीं है, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल 1939 में इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि उनकी सहमति के बिना ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिया गया था। इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 1932 में महात्मा गांधी ने मरणापर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया, क्यों किया था 1932 में उपवास? पूना समझौता वगैरह याद है आपको? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, जिसके पश्चात उन्होंने उपवास शुरू कर दिया। फिर पूना प्रस्ताव वगैरह भी होता है। अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति के तहत ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया, जिसको सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके सदस्य का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख और ईसाई तो पहले से ही थे, लेकिन अब माना गया कि दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इसके पश्चात गांधी जी जो हैं वो अनशन पर बैठ गए। अंबेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन के पक्ष ले रहे थे।
मालवीय जी, राजेंद्र प्रसाद आदि के प्रयासों से गांधी जी व डॉक्टर अंबेडकर के मध्य में 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था और उसके पश्चात से गांधी जी मान गए थे कि सुरक्षित सीटें 71 सीटों को बढ़ाकर 148 कर दी गई थी और केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई थी। आरक्षण का जन्म यहीं से माना जाता है भारत में। तो आरक्षण का जन्म भारत में संविधान बनने के पूर्व ही हो गया था, यहीं से माना जाता है। विधानमंडल में सबसे पहले आरक्षित किया गया था दलितों को लेकर सीट, और फिर भारत का जब संविधान बना तो शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी में भी, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी आरक्षण दलितों के लिए तय किया गया था। ओबीसी का तो पता ही आपको बाद में तय हुआ है मंडल कमीशन के बाद, लेकिन दलित रिजर्वेशन का जन्म भारत संविधान के निर्माण के पूर्व ही हो गया था। यहाँ तक हमने सवाल कंप्लीट किया है। इसके आगे के सवाल को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।